Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the skeletal muscle contractions. ये जो है इस वक्त का जो लेक्चर है प्लीज़ आप बहुत केयरफुली सुनिएगा बिकॉज द लेक्चर एट 1 to 2 वो इससे रेलिवेंट होगा बट दैट इज़ अ प्रीटी लॉन्ग लेक्चर क्योंकि उसमें स्मूथ मसल कार्डियक मसल हमने दोनों डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आप लोगों के टेस्ट डिस्कशन की वजह से स्केलेटल मसल वाला ये आगे ओवरलैप में आ गया है लेक्चर। सो प्लीज़ आप लोग इसको बहुत अटेंटिव होकर सुनिए ताकि जो है हम लोग दूसरा जो लेक्चर है वो हम विद द बेटर कॉन्सेप्ट हम उसको कंडक्ट करवा सकें। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है 3 टाइप्स की मसल्स मेनली होते हैं बॉडी में, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, जिसमें स्केलेटल मसल का जो बल्क है दैट इज 40%, बाकी स्मूथ मसल होता है, कार्डियक मसल्स आर 5 to 10%। स्केलेटल मसल जो होते हैं दे आर मेनली वॉलंटरी मसल्स और उसमें क्रॉस स्ट्राइशंस होती हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो रही स्क्रीन शेयर बच्चों को? स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही बच्चों को? नहीं, यहाँ वो बच्चों का उधर आया पर चैट में जी ये वाली स्क्रीन शेयर करनी है, ये स्क्रीन नहीं शेयर करनी है आपने, मैंने उसमें जो है ना लेक्चर की करनी है तो बच्चों का है कि उसमें तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है और ये देखिए अब यहाँ से कनेक्ट भी नहीं हो रहा, तो फिर अब यहाँ देखिए ना इसको करें ठीक कैसे करना है, ये ओपन जूम क्यों नहीं हो रहा इसमें, तो स्क्रीन शेयर यहाँ से करके कौन सा शेयर, हाँ जी ये देखिए वो तो आपको जी जूम जो है ना ऊपर करके दोबारा अच्छा शेयर हो रही है मेरा नहीं, आप कहीं और चले लेट मी चेक इट आउट। बच्चा आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम हो रही है, चलो ओके विल स्टार्ट विद इट। ओके प्लीज़ आप लोग अटेंटिवली सुनिएगा, ठीक है, सो दैट के हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम आराम से कंडक्ट करें। ठीक है, उसमें फिर वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी लेक्चर है और इसमें आप देख लीजिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। स्केलेटल मसल जो होते हैं दे आर वॉलंटरी और उनमें क्रॉस स्ट्राइशंस होती है, यानी उसमें लाइट एंड डार्क वेन्स आपको नजर आती हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स का डायमीटर होता है 10 to 80 माइक्रोमीटर और लेंथ फ्यू सेंटीमीटर मिलीमीटर से फ्यू सेंटीमीटर तक है। इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है इसी तरह इसकी भी बाहर मेम्ब्रेन होती है इसके मसल फाइबर की, उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। एंड देयर आल्सो इसमें सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और न्यूक्लियाई भी होते हैं। एक मसल फाइबर मसल सेल में मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल में 80% वाटर होता है, 20% प्रोटीन होती है। ये ज़रा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जल्दी जल्दी सुन लीजिए। ठीक है, अब ये जो स्केलेटल मसल होता है डिस्कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स, जो छोटे छोटे इसमें फाइबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। मायो मीन्स मसल्स, ठीक है, और दे आर प्रेजेंट अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, यानी जो है उसके अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ये सारे अरेंज हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। और हर जो मायोफिब्रिल है दैट इज़ 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और उसमें दो टाइप के जो होती हैं फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स होते हैं और थिक फिलामेंट्स होते हैं। थिन फिलामेंट्स को हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स और जो थिक फिलामेंट्स होते हैं दे आर मायोसिन फिलामेंट्स। अब एक्टिन फिलामेंट की जो थिकनेस होती है 15 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जो मायोसिन फिलामेंट्स है 100 to 120 एंगस्ट्रॉम तक वो थिक होते हैं। और लेंथ जो होती है एक्टिन फिलामेंट की 1 माइक्रोन होती है और जो मायोसिन होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, 1.5 to 1.6 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, दे पार्शली ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, आम जो रेस्टिंग कंडीशन में दे पार्शली ओवरलैप ईच अदर, और उस तरह से वो जहाँ पे वो ओवरलैप कर रहे होते हैं वहाँ पे डार्क बैंड बना देते हैं, जहाँ पे वो ओवरलैप नहीं कर रहे होते वहाँ पर लाइट बैंड बना देते हैं। ठीक है, और हर एक जो मायोफिब्रिल होता है उसके अंदर 3000 मायोसिन 3000 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, 1500 मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्टिन का जो नंबर होता है दैट इज डबल देन द मायोसिन फिलामेंट्स।
डार्क बैंड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ए बैंड्स, और जो लाइटर बैंड्स होते हैं उनको कहते हैं आई बैंड। डार्क बैंड जो होते हैं वो बनते हैं मायोसिन फिलामेंट से, और जो एक्टिन फिलामेंट जो उसको ओवरलैप कर रहा है उस सारे पोर्शन को हम कह देते हैं डार्क बैंड, और जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट पड़े होते हैं साइड्स पर, और उसको हम कह देते हैं लाइट बैंड्स। ठीक है। जो ए बैंड होता है यानी डार्क बैंड जो होता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि जो इसका अन इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से लाइट को पोलराइज वो प्रॉपरली नहीं करता। जबकि आई बैंड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, यानी वो लाइट को पोलराइज ठीक करता है, एक डायमेंशन में करता है पर्टिकुलर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। ज़ाहिर है उसमें एक टाइप के ही फाइबर है, सिर्फ एक्टिन पड़े हुए हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है। जबकि ए बैंड के अंदर दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स, तो इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अनइक्वल या डिस्टर्ब होता है। ठीक है। अब जो ए बैंड होता है यानी डार्क बैंड, उसके दरमियान में एक लाइटर एरिया होता है जिसको हम कह देते हैं एज जोन, वेयर देयर इज नो एक्टिन ओवरलैपिंग द मायोसिन। सेंटर ऑफ एज जोन जो है उसमें एक लाइन होती है विच इज कॉल्ड एम लाइन, वहाँ पे आपके फाइबर्स जो होते हैं ना अटैच होते हैं। इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड देयर इज अ डिस्क, दिस गिव्स अटैचमेंट टू द एक्टिन फिलामेंट ऑन बोथ द साइड्स। ये मैं अभी आपको डायग्राम में बता दूँ। Z is for the zerosensible, which means the disk or in between. Z उसका एक जो है इटालियन वर्ड है, वहाँ से इन्होंने जी लिया। ठीक है। अब ये देखिए इस डायग्राम में ऊपर आपको जो है नजर आ रहे होंगे लाइट एंड द डार्कर एरिया। जो डार्कर एरिया दैट इज द ए बैंड, और जो लाइटर एरिया है दैट इज आई बैंड और द लाइटर बैंड। ठीक है। अब दो लाइटर बैंड के दरमियान का जो पोर्शन है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, और उसके दोनों साइड पर जो है वो दैट इज डिस्क। द एरिया बिटवीन टू जी डिस्क इज द कॉल्ड द सार्कोमेयर। अब नीचे जो है उसने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है और उसको ब्रॉडर कर दिया है। आप देखिए साइड पे जो वर्टिकल जो है दीज आर द जी लाइंस डिस्क हैं साइड पर, और जो फाइव वो साइड्स पे अटैच हुए हुए हैं जी लाइन जी डिस्क से, और बीच में थिक फिलामेंट्स पड़े हुए हैं जो कि हैं मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है। मायोसिन फिलामेंट्स की साइड पे आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हैं इसके क्रॉस ब्रिजेस। ब्रिजेस का बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल, क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस के उठते ही इन्होंने एक्टिन के साथ अटैच होना है और फिर उसको मूव करना है। वो हम सारे वोकल थ्योरी में भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ ये स्लाइड करते हैं ऊपर और कंट्रैक्शन होती है, और जी डिस्क जो होती हैं ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं। तो एक्टिन फिलामेंट द मायोसिन फिलामेंट्स दे ओवरलैप ईच अदर। ठीक है। एक जोन देखिए राइट दरमियान में एक लाइटर एरिया का एक जोन भी है, आपको नजदीक दिखाया होगा। The Z disk of the myofibril is at the same level, so the dark and the light bands are at the same level. तो दोनों एक ही लेवल पर होती हैं। इस तरह लाइट और डार्क बैंड होते हैं वो एक प्रॉपर एक ही लेवल पे बनते चले जाते हैं। क्रॉस स्ट्राइएशंस आर ड्यू टू द अल्टरनेट डार्क एंड द लाइट बैंड, इसी की वजह से हमें जो है मैक्रोस्कोपिकली स्ट्राइएशंस नजर आती हैं। स्मॉल प्रोजेक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, जो कि मैंने आपको ये दिखाया है साइड्स पर, मायोसिन फिलामेंट की साइड पर छोटे छोटे डॉट्स जो है ना वो नजर आ रहे हैं साइड पर। दे आर द उनको क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, और ये दे आर एब्सेंट इन द एरिया 0.2 माइक्रॉन्स। इन द सेंटर के अंदर ये नहीं होते, ये देख लीजिए सेंटर के अंदर नहीं है, और साइड्स पे जो है मायोसिन फिलामेंट का जो है पोर्शन वहाँ पे ये क्रॉस ब्रिजेस अटैच हुए हैं। ठीक है। Sarcomere is a portion of the myofibril between two successive Z discs. The functional unit of the skeletal muscle जो होता है उसको sarcomere होता है, and it consists of A band in the center and portion of the I band at both the ends. ठीक है। जैसे ये देख लीजिए sarcomere के बीच में A band सेंटर में है, और दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो लाइटर बैंड और आई बैंड्स लगे हैं। एट रेस्ट द लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर, जब रेस्ट पे होता है सार्कोमेयर की लेंथ 2 to 2.5 माइक्रोन्स होती है, लेकिन जब अपन ड्रैग कर जाता है तो इसका जो साइज है वो रिड्यूस होकर 1.5 माइक्रोन्स तक रह जाता है। ज़ाहिर है जब जी डिस्क नजदीक आ जाएंगी तो सार्कोमेयर की लेंथ कम हो जाएगी। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट फिलामेंट्स ऑफ द स्केलेटल मसल। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं स्केलेटल मसल में। एक स्ट्रोमल प्रोटीन्स होती हैं जिसमें कोलेजन और इलास्टिन होता है जो कि सारा उसका स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है। सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, जो कि उसको नरिशमेंट के लिए भी होती हैं और डिफरेंट अदर फंक्शंस टू परफॉर्म। स्पेशल प्रोटीन जो कि स्केलेटल मसल में होती है वो मायोग्लोबिन्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। मायोग्लोबिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो
मायोग्लोबिन जो है वो एक हीम कंटेनिंग, हीम जो होता है ना दैट इज अ पोर्शन और विद इन द रेड ब्लड सेल, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, उसका हीम पोर्शन जो है जो आयरन कंटेनिंग प्रोडक्ट होती है वो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ conjugated protein it has high affinity for the oxygen, यानी इसके अंदर चूंकि हीम प्रेजेंट है इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसका फ़ायदा इस मसल को ये होता है कि चूंकि मसल कंट्रैक्शन के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो चूंकि मसल के अंदर मायोग्लोबिन होता है जिसमें कि हीम प्रेजेंट है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। सो इजीली अवेलेबल होती है। इट कैन बाइंड ऑक्सीजन एट वेरी लो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन काफ़ी कम भी हो तो भी ये आसानी से उसके साथ अटैच हो जाती है। P50 value of myoglobin is 6 millimeters of mercury and myoglobin acts as a reservoir of oxygen in the muscle, ठीक है। जितनी ज़्यादा मायोग्लोबिन होगी उतनी ही मसल को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आ जाती हैं आगे कॉन्ट्रैक्ट टाइप। ये जो है दीज प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द कंट्रैक्शन मैकेनिज्म, मेनली जिसमें होती है माइसिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन होती है। इसमें एक टाइटिन होती है। टाइटिन जो है ना स्प्रिंग लाइक प्रोटीन होती है विच कीप्स द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन द प्लेस, यानी वो बीच के अंदर इंटरस्पेस्ड होती है। होता यह है कि वो जी डिस्क के साथ स्प्रिंग लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो कि अटैच हुए होते हैं, और ये जो होता है ना ये शॉर्टन भी हो जाता है लेंथन ड्यू टू इट्स स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या करते हैं कि जो बीच में जो होता है ना मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स के दरमियान में ये स्प्रिंग जो होता है ना जैसे फ्लोट कर रहे हैं उसके अंदर, उसकी वजह से जो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है ऑल्दो दे स्लाइड ऑन ईच अदर, लेकिन वो उनको उनकी प्रॉपर प्लेस में रखते हैं ताकि जो डायमेंशंस हैं और जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है सार्कोमेयर का वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मेनली मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, एम प्रोटीन्स होती हैं, और टाइटिन जो होती है ना वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होती है। अब मायोसिन क्या होता है? मायोसिन जो फिलामेंट होता है ना, वो मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मायोसिन फिलामेंट्स के अंदर 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोसिन होते हैं, और जिसका कि मायोसिन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 480,000। इट इज़ कम्पोज ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, 4 लाइट चेन्स होती हैं। हैवी चेन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 200,000। ये सब जो है ना स्टैटिस्टिक की बातें। तो 2 हैवी चेन्स, अब होता क्या है, 2 हैवी चेन्स जो होती हैं दे आर रैप्ड टुगेदर टू फॉर्म द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स आपने डीएनए में पढ़ा, ठीक है। इसी तरह ही ये जो 2 हैवी चेन्स हैं वो एक दूसरे के अराउंड रैप अराउंड होती हैं और जिससे वे एक डबल हेलिक्स बना देती हैं। एट द एंड ईच हैवी चेन इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म द हेड। अगर और एंड पे जाके जो इसके फिलामेंट्स हैं वो शुरू में तो एक दूसरे पर रैप अप होते हैं, डबल हेलिक्स बनाते हैं, और एंड का जो पोर्शन होता है इसका वो एक दूसरे के ऊपर रोल ऑन हो जाते हैं और एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम हेड ऑफ मायोसिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 हैवी चेन्स इस एक दूसरे के ऊपर रैप हो रही हैं और एंड में जाके ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो रोल ऑन हो रही हैं जिसकी वजह से ये हेड बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि नीचे डबल अल्फा हेलिक्स, डबल हेलिक्स मतलब टेल रीजन ऑफ द हैवी चेन्स है, और हिंज रीजन के जहाँ पे से इन्होंने मूव करना है। हिंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्रैक्शन और द कंट्रैक्टाइल प्रोसेस ऑफ द स्केलेटल मसल। एंड पे देखिए जाके कि जो लाइट चेन्स और ये जो ये दोनों मिलके रैप अप होके सारी जो मायोसिन की जो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे पे रैप अप होती हैं एंड दे फॉर्म अ हेड लाइक स्ट्रक्चर, राउंड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हेड ऑफ द मायोसिन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको स्ट्रक्चर बताया है जिस तरह से हेड मूव करता है। और ये ऊपर देखिए एक्टिन फिलामेंट से नीचे मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट की साइड से ये निकल रहे जो क्रॉस ब्रिजेस है, जो हैवी चेन्स है जिसका डबल हेलिक्स है और एंड पे जाके उसका हेड बना हुआ है। ये जाके एक्टिन के एक्टिव साइड्स के ऊपर अटैच होता है और फिर ये हिंजेस के साथ ये टर्न होता है और पीछे इसको पुश करता है एक्टिन फिलामेंट को। इस तरह से ये फाइबर जो है दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। विल टॉक इन डिटेल लेटर ऑन, ठीक है। मायोसिन जो है हेड पोर्शन में देयर आर 4 लाइट चेन्स इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 20,000, ठीक है। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज 3 पार्ट्स। इसके अब 3 पार्ट्स बन गए, ठीक है ना, हेड, आर्म एंड टेल और बॉडी, ठीक है। Tail portion of the myosin molecules are inside the myosin filament, while the head and the arm they project outside. ये जो बाहर निकले हुए हैं ये head and arm है, head है और साइड पे जो निकला हुआ है that is arm। जो इसकी tail है ये body है that lies within the structure of the myosin filament, ठीक। The tail portion of the myosin molecule are inside the myosin filament, while the head and the arm project out of the surface of the myosin molecule and form a cross bridge। जो साइड पे स्ट्रक्चर बन रहा है जो आर्म और हेड से बन रहा है दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज।
द माइसिन मॉलिक्यूल इज हाईली फ्लेक्सिबल एट 2 पॉइंट्स कॉल्ड द हिंजेस। 2 पॉइंट्स पे ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और उन 2 पॉइंट्स को हम कहते हैं हिंजेस। हिंजेस क्या होते हैं, जैसे आप दरवाजे में देखिए हिंजेस लगी होती है, जहाँ जिसको अराउंड ये वो मूव करते हैं तो डोर बंद होता है या ओपन होता है, ठीक है। वन पॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन हेड एंड द आर्म एंड द सेकंड पॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन आर्म एंड द बॉडी, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स होते हैं हिंजेस के। एक तो ये देखिए कि हेड और आर्म का जो है कनेक्शन, वहाँ पर एक हिंज है, और जो जहाँ पे आर्म जो है आके टेल या बॉडी के साथ विद द मायोसिन फिलामेंट वो जाके अटैच हुआ है, दूसरा हिंज वहाँ पर होता है, ठीक है। ये देखिए सामने इस छोटे से प्रोजेक्शंस के साथ दिखाया है कि दीज आर हिंजेस। देयर आर टू इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द माइसिन हेड। अब माइसिन हेड के ऊपर भी 2 इम्पोर्टेंट साइट्स पड़ी हैं। एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक जहाँ पे एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स है वहाँ पे जाके हेड में बाइंड करना, एक वो होती है, और दूसरी कैटालिटिक साइट होती है जिसमें कि एटीपीएज एक्टिविटी हो रही है। तो ज़ाहिर है ये मसल कंट्रैक्शन होती है, इसके अंदर एटीपी जो एनर्जी सोर्स है दैट इज एटीपी। तो एटीपीएज उसके अंदर पड़ा होता है जो कि क्लीव करता है एटीपी को, तो फॉर्म एटीपी और एनर्जी अवेलेबल होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। अब क्या है, ये एक्टिन का है। एक्टिन के ऊपर जो है ना ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिन फिलम 3 टाइप्स की एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ये एक्टिव साइट्स इसने दिखाई हैं जहाँ पे ट्रोपोनिन आके अटैच होती है एक्टिन के साथ, वो दिखाई है। ट्रोपोमाइसिन जहाँ पर अटैच होती है वो उसकी साइट्स दिखाई हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन कंपोनेंट्स। अब ये आपको याद रखिए, एक तो उसमें एक्टिन होता है, दूसरे ट्रोपोमाइसिन होता है, तीसरा ट्रोपोनिन होता है। The backbone of the actin filament is a double helix stranded F-actin protein molecule represented by 2 lighter colored strands, ठीक है। इसमें ये डबल हेलिक्स है जो कि लाइटर कलर्ड स्ट्रैंड्स के साथ उन्होंने इसको शो किया है, ठीक है। It forms the skeleton of the actin filament and consists of 2 F-actin strands coiled together, ठीक है। Each F-actin strand has a molecular weight of about 42,000. F-actin strand is composed of G-actin molecule. F-actin किससे बनता है? G-actin molecule से। ये आप लोग के लिए नई टर्म्स हैं, बट अगर आप इसको लेक्चर के बाद एक बार फौरन से इसको रिव्यू कर लेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। सो जी एक्टिन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज यानी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स बनाते हैं, और ये एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स बाद में कॉइल होकर डबल हेलिक्स बनाते हैं। अब जी एक्टिन मॉलिक्यूल जो है उसके साथ अटैच होता है मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी, ठीक है। द साइट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। जहाँ पे एडीपी अटैच हुआ है जी एक्टिन की साइट पे, वो होता है एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, हर एक आपस में डिस्टेंस जो है दैट इज 2.7 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज द ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन स्ट्रैंड जो है ना दैट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रोपोमाइसिन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रैप्ड टुगेदर, ठीक है। देखिए एक आपको लाइटर जो नजर आ रही है वो एफेक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं, दूसरी जो डार्कर नजर आ रही है वो दैट इज ट्रोपोमाइसिन स्ट्रैंड्स हैं। दे आर आल्सो बाउंड ईच अदर, ठीक है। They are wrapped together. At rest, the tropomyosin strands cover the active sites on the actin filament physically, so they prevent the interaction between actin and the myosin and thus prevent the contraction. यानी जो normal resting phase होती है उसमें जो ट्रोपोमाइसिन जो है वो इस तरह से रैप होता है अराउंड द एफेक्टिव स्ट्रैंड्स की जो एक्टिव साइट्स होती हैं जी एक्टिन के ऊपर, उनको वो कवर कर लेता है एट रेस्ट, सो दैट जो माइसिन हेड है वो जाके एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट को अटैच ना हो और कंट्रैक्शन ना हो, ठीक है। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन क्या होता है, दी स्ट्रैंड्स मूव टू द डीपर पोर्शन। होता क्या है, ये थोड़े से डीपर पोर्शन में चले जाती हैं ये स्ट्रैंड्स ट्रोपोमाइसिन के, और जो एक्टिव साइट होती है ना वो अनकवर हो जाती हैं और वहाँ पर जाके माइसिन हेड जाके लग जाता है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने दिखाया है सारे एक्टिन जो है ना वो सारा बाउंड हुआ है टुगेदर, इसके बीच में भी ट्रोपोमाइसिन भी जा रहा है, आपको ये ब्राउन सा नजर आ रहा है, ठीक है। जो ट्रोपोमाइसिन जो है ना वो यूजुअली कवर करता है द एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है।
एक्टिन के जो एक्टिव साइट्स है उसको वो कवर करके चलता है, बट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन उसको अनकवर कर देता है जब कैल्शियम आता है और ये आके अटैच होता है विद द एक्टिन। जो हम आगे बढ़ेंगे तो वो कंफर्मेशन चेंज ले आता है इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और उससे ये द पोर्शन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिव फिलामेंट अनकवर होता है और जाके वहाँ पे माइसिन हेड लग जाता है, ठीक है। Troponin is a complex of small proteins attached to tropomyosin. There are three types of troponins. Troponin D, which has the affinity for tropomyosin. Okay, so through this, the complex is bound to tropomyosin. Troponin I, it has affinity for the actin and bound the troponin I, and actin keeps the tropomyosin in such a position that at rest the tropomyosin physically covers the active site. ट्रोपोनिन टी जो है वो वो ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच हुई होती है, ठीक है। और ट्रोपोनिन आई जो है उसकी एफिनिटी होती है जो एक्टिन होता है उसके साथ भी, और जो बाउंड ट्रोपोनिन है जो कि ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच हुई है उन दोनों के साथ ये अटैच हो जाती है ट्रोपोनिन आई आके, और इस तरह वो क्या ट्रोपोमाइसिन के साथ मिलके जो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट है उसको कवर करती है। फिर होती है ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी की एफिनिटी होती है फॉर द कैल्शियम आयंस, ठीक है। असल काम ट्रोपोनिन सी का है, जिसमें जब कैल्शियम आएगा आफ्टर द स्टिमुलस वो आपके ट्रोपोनिन सी को अटैच होगा। ट्रोपोनिन सी ने कन्फर्मेशन चेंजेस करती है, सारों की जो है पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी और जो साइड जो है वो अनकवर हो जाएगी एक्टिन की, और वहाँ पर जाके जो है मॉलिक्यूल जो हेड ऑफ माइसिन है वो जाके अटैच हो जाएगी। तो ट्रोपोनिन जो है माइसिन फिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट्स हैं। एक्टिन के अंदर जो है ना ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन सारे मौजूद हैं, और एक्टिन जो है वो एफ एक्टिन स्ट्रैंड से बनती है जिसमें जी एक्टिन प्रोटीन होती है, उसके ऊपर ही एक्टिव साइट्स होती हैं। ट्रोपोमाइसिन ने कवर की होती हैं एक्टिव साइट्स, ठीक है। और ट्रोपोनिन जो है वो 3 टाइप्स की होती है, ट्रोपोनिन टी, आई एंड सी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रोपोनिन सी है जिससे कैल्शियम के साथ अटैच होना है और कंफर्मेशन चेंज लाके एक्टिव साइट को। फिर आ जाती हैं सम अदर प्रोटीन्स एक्टिनिन होते हैं, जैसे प्रोटीन विच अटैचेस द एक्टिन फिलामेंट विद द जी डिस्क। आपने देखा है कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो जी डिस्क के साथ अटैच हुए होते हैं, तो जिस प्रोटीन से ये अटैच होते हैं उसको एक्टिनिन कहते हैं। टाइटिन जो होती है ना, इट कनेक्ट्स द जी डिस्क विद द एम लाइन, जो कि एम लाइन एक जो है लाइन विद इन द एक जोन है, तो उसके साथ जी डिस्क जाके अटैच करती है। एम प्रोटीन इज इन द एम लाइन, एम लाइन जो है वो एम प्रोटीन से बनी होती है। Now comes the sarcoplasmic reticulum. अब जो होता क्या है, there is sarcoplasmic reticulum in the skeletal muscle which has a specific type of arrangement called the sarcotubular system. इसमें longitudinal tubules होती हैं और transverse tubules। transverse tubules हमने previous lectures में पढ़ी थी, ठीक है। It has जो longitudinal tubules होती हैं वो they run along the longitudinal line of the skeletal muscle. It has got dilated terminal ends called the terminal cisternae। जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स हैं उनके एंड पे जो है ना डायलेटेड पोर्शन होता है जिसको हम टर्मिनल सिस्टर्नी कहते हैं, एंड दीज सराउंड द टी ट्यूब्यूल्स। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसवर्सली रन करती हैं एंड दे रन फ्रॉम द वन साइड ऑफ द along the thickness of the myofibril और वो मसल, और वो जाती हैं टू द अदर साइड ऑफ द मसल, बट दे डो नॉट इंटरसेक्ट द मसल, यानी वो बीच में टिप डाउन होती है मगर उसको दो में डिवाइड नहीं करती। इट ओपन्स इनटू द ईसीएफ एंड कंटेन्स ईसीएफ, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन द longitudinal section we see that the two terminal cisternae and in the center a T tubule called the triad, ठीक है। जिस तरह के हमने ये दो टर्मिनल सिस्टर्नी होते हैं, उसके अंदर एक सेंटर में टी ट्यूब्यूल पड़ी होती है। अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं सेक्शन में तो दो टी ट्यूब्यूल साइड में पड़ी है, दरमियान में टर्मिनल सिस्टर्नी है और उसको हम कहते हैं ट्रायड ऑफ द स्केलेटल मसल। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरेज, रिलीज एंड री अपटेक ऑफ द कैल्शियम। सारी कैल्शियम जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हुई होती है, एंड दिस इज मेड अवेलेबल व्हेन द कंट्रैक्शन going to start. Calcium ion released from the terminal cisternae of the sarcotubular system initiate the mechanism of contraction, ठीक है। Now, general mechanism of contraction होता क्या है? इम्पल्स आई है, डिपोलराइजेशन ऑफ द मसल होती है, ठीक है, जो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ा था कि स्टाइलकोलिन रिलीज हुई है और आगे उसने जो है रिसेप्टर साइट को बाइंड की है और वहाँ से कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, ठीक है। डिपोलर और कैल्शियम चैनल जो होता है ना वो जाके सोडियम को चैनल्स को ओपन अप कर देते हैं, डिपोलराइजेशन ऑफ द मसल हो जाती है। फिर वहाँ से रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। कैल्शियम आयन इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म इन द सार्कोप्लाज्म, और कैल्शियम आयन जो है ना वो जाके ट्रोपोनिन सी से
अटैच हो जाते हैं ऑफ द मसल, जिसकी वजह से उस एक्टिन फिलामेंट में कन्फर्मेशन चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस आ जाती हैं, उनकी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो साइड होती है वो चेंज हो जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट इज इटसेल्फ इनहिबिटेड। ठीक है, जब लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आता है तो वो जाके जो ट्रोपोनिन सी है उसके साथ अटैच होता है, उसकी वजह से डिफरेंट फिजिकल चेंजेस आ जाती हैं, यानी वो थोड़ा सा मूव कर जाता है, जैसे वाइंड होगा टुगेदर विच अदर, तो वो थोड़ी थोड़ी सी अनबाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट होती है ऑन द एक्टिन फिलामेंट वो अनकवर हो जाती है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स उसमें से हट जाता है और वहाँ पर जाके वो जाके हेड ऑफ मायोसिन अटैच हो रहा है। दिस इनिशिएट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स, causing them to slide alongside each other, which is the contractile process। ठीक है, आफ्टर ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो अटैच होते हैं और डिटैच होते हैं, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द एक्टिव साइड और मायोसिन हेड के दरमियान जो है ना अटैचमेंट एंड डिटैच। जब अटैचमेंट होती है तो वो उसको एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड करके आगे मूव करता है, और जब डिटैचमेंट होती है तो हेड अलग आके और फिर दोबारा नए एक्टिव साइड के ऊपर अटैच हो जाता है। इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट की वजह से जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो स्लाइड करता है ऑन द मायोसिन फिलामेंट, और ये कंट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, कैल्शियम पंप इज पंप। थोड़ी देर बाद ही, जबकि हमने इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी पढ़ा था कि जब कैल्शियम आ जाता है विद इन द सार्कोप्लाज्म, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मगर मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, और जब कंट्रैक्शन का प्रोसेस खत्म होता है, पीछे से जो स्टिमुलस है वो खत्म हो जाता है, डिपोलराइजेशन खत्म हो गई है, तो जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है दैट इज पम्प बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम to be stored there and to which can be used in the subsequent contraction। ठीक है, सो जब स्टिमुलस आता है कैल्शियम रिलीज होती है, डिपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम रिलीज होती है, कैल्शियम जो है ना वो जाके विद इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के सार्कोप्लाज्म में आ जाती है, सार्कोप्लाज्म में आके वो एफ जो ट्रोपोनिन सी जो थे उसके साथ अटैच हो जाता है। ट्रोपोनिन सी के साथ अटैचमेंट से एक्टिन जो फिलामेंट सारा ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो सारा उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस आ जाती हैं, एक्टिव साइट जो होती है ना वो ओपन हो जाती है, वहाँ पे जाके हेड अटैच होता है, और बाय द स्लाइडिंग मैकेनिज्म वो कंट्रेक्टाइल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब कंट्रेक्टाइल प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो एक्सेसिव कैल्शियम है दैट इज पंप बैक बाय द कैल्शियम पंप इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू बी स्टोर्ड। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ द मसल कंट्रैक्शन, ये दिस इज द मेन स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। इन द रिलैक्स स्टेट द एंड्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टू सक्सेसिव Z डिस्क रेयरली ओवरलैप वन अनदर, यानी इन द रिलैक्स स्टेट में होता ये है कि एक्टिन फिलामेंट दूर दूर बड़े होते हैं एक दूसरे से, और जी डिस्क के साथ अटैच होते हैं, और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। कंट्रैक्टेड स्टेट में क्या होता है, दीज एक्टिन फिलामेंट्स हैव बीन पुल्ड इनवर्ड्स अमंग द मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जी डिस्क जो होते हैं ना दे हैव बीन पुल्ड बाय द एक्टिन, अब जी डिस्क जो होती है ना वो भी सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाती है, अप टू द एंड ऑफ द मायोसिन, जहाँ पर मायोसिन का एंड है ना वहाँ तक जी डिस्क जाती है, उससे ज़्यादा वो फर्दर कंट्रैक्शन नहीं होती। दस मसल कंट्रैक्शन occurs by the sliding filament mechanism caused by the forces generated by interaction of cross bridges from myosin filament to the actin filament। ठीक है, वही बात दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन कि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं उन्होंने उसके ऊपर माइसिन हेड लगा हुआ है, उसने जाके एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट को लगना है, उसने स्लाइड करके एक्टिन फिलामेंट को टूवर्ड्स सेंटर मूव करना है, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन होगी, जी डिस्क एक दूसरे के पास आ जाएगी, बट दीज डिस्क कैन नॉट contract beyond the end portion of the myosin fiber। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कम्स फ्रॉम एटीपी, सारी एनर्जीज में एटीपी से आती है। ठीक है, ये देखिए अब इसमें स्लाइडिंग मैकेनिज्म है सारा रिलैक्स स्टेट में और कंट्रैक्टेड स्टेट में। रिलैक्स स्टेट में आप देखिए एक्टिन फिलामेंट जो है ना वो एक दूसरे को इतना कोई हार्डली कोई बीच में सेंटर में देखें वो थोड़ा सा एक दूसरे को कवर कर रहे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, बट इन द कंट्रैक्टेड स्टेट आप देखिए कि जो है एक्टिन फिलामेंट्स उन्होंने एक दूसरे को पूरा कवर किया हुआ है, और जो जी डिस्क है दे आर ब्रॉट क्लोजर टू द सेंटर, बट दिस डज नॉट गो क्लोजर देन द एजेस ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। ये देखिए साइड पे जो डार्कर है जिसके साथ क्रॉस ब्रिजेस लगे हुए हैं डॉटेड, उससे उससे ज़्यादा वो फर्दर जी डिस्क जो है ना वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकती, यानी उससे ज़्यादा मजीद मसल फाइबर कंट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लो दिस इज अगेन द सेम पिक्चर, और इसमें देखिए कि इसमें वॉकअलोंग थ्योरी ऑफ द कंट्रैक्शन, और इसको हम रेशे थ्योरी ऑफ द कंट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें पहले पिक्चर समझ लीजिए। नीचे जो है ना माइसिन फिलामेंट पड़ा हुआ है, ऊपर एक्टिन फिलामेंट पड़ा हुआ है। माइसिन फिलामेंट के अंदर जो है ना, यहाँ पर माइसिन मॉलिक्यूल है, उसके 3 पोर्शन है, हेड है, आर्म है एंड द बॉडी या टेल है। बॉडी या टेल जो है ना पड़ा हुआ है माइसिन फिलामेंट के अंदर। यहाँ पर 2 हिंजेस हैं, ठीक है, एक तो हेड और आर्म के दरमियान और दूसरा आर्म और बॉडी के दरमियान या टेल के दरमियान। यहीं पे दोनों पे इसकी मूवमेंट होनी है। एक्टिन जो ऊपर पड़ा है, इसके ऊपर एक्टिव साइट्स हैं, जो कि जब तक के मसल स्टिमुलस नहीं आता और कैल्शियम रिलीज होकर एफेक्टिव के ऊपर नहीं अटैच होती, तो ये कवर्ड रहते हैं बाय द ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स, तो कंट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन जब ये कैल्शियम आ जाता है तो एक्टिव साइट जो ब्लैक डॉट्स दिखाई हैं इन्होंने, वो हो जाती हैं अनकवर। वो अनकवर होती हैं तो जो माइसिन हेड है वो जाके उससे अटैच हो जाता है। माइसिन के अंदर जो है हमने पहले देखा है कि उसमें एक तो पड़ा हुआ है, इसमें जो है साइट है फॉर द अटैचमेंट एक्टिन के लिए है, और दूसरे कैटालिटिक साइट है। कैटालिटिक साइट के अंदर उसमें एटीपी पड़ा हुआ है, एटीपीएस एंजाइम पड़े हुए हैं। एटीपीएस एंजाइम में क्या करना है कि वो जाके उसको जो एटीपी बीच में रिक्वायर्ड है उसको क्लीव करना है। उसको क्लीव करके वहाँ से उसने एडीपी बनाना है और फॉस्फेट आयन रिलीज करना है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी यूज होती है कि जो मायोसिन जाके एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के ऊपर अटैच हुआ है, वहाँ से उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये हिंजेस के ऊपर से ये उसको मूव करेगा। हिंजेस जो है ना मूव करेंगी और वो उसको आगे उसको स्लाइड कर देगा। जब एक सर्टेन टाइम के बाद जब हिंजेस फर्दर मूव नहीं कर सकती, तो ये डिटैच हो जाती है फ्रॉम द एक्टिव साइट और जाके फिर स्ट्रेट हो जाती है, जो कि डॉटेड एरिया में दिखाया इन्होंने, ठीक है। वो जाके फिर स्ट्रेट हो जाती है। नेक्स्ट क्या करता है, ये जाके फिर दोबारा से जब डिटैच होता है तो ये आगे जाके फिर एक नए एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होती हैं और फिर जो है ना दोबारा वो प्रोसेस दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। यानी ये अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ऑफ द माइसिन हेड जो है ना, दैट दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं पावर स्ट्रोक। और जो ये सारा मूवमेंट ऑफ द एक्टिन है ओवर या स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन है ऑन द माइसिन फिलामेंट विद द हेल्प ऑफ दिस पावर स्ट्रोक, उसको आप कहते हैं वॉक अलोंग थ्योरी। इस पे आपको क्वेश्चन आता है, इस पे आपने शॉर्ट नोट भी आता है और इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है, और इसमें से आपसे एमसीक्यूज भी काफ़ी बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के ट्रोपोनिन्स हैं, ट्रोपोमाइसिन क्या कर रहा है, माइसिन के क्या है, एक्टिव साइट क्या है, एटीपी का क्या काम है, एटीपीएस एंजाइम कहाँ पड़ा हुआ है, पावर स्ट्रोक किसे कहते हैं, हिंजेस क्या हैं, ये हेड किस चीज़ से बना है, ठीक है। और एफेक्टिंग के जो है स्ट्रैंड जो है ना वो दे आर रैप्ड टुगेदर, ये आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल जो हेड है वो किससे बना है, वो लाइटर चेन से आगे जो है ना वो हेड बना हुआ है। ये सब बातें आपने याद करनी है, ठीक है। ये मैं लेक्चर आपको दे पा रही हूँ, प्लीज़ हैव अ लुक एट इट अगेन सो दैट कि जो सब्सिक्वेंट लेक्चर हमारा 1 to 2 है तो उसमें यही चीज़ें रिपीट होगी विद रेफरेंस टू स्मूथ मसल्स एंड द कार्डिक मसल। तो ये है कि वो दैट इज़ अ प्रीटी लेंथी लेक्चर है, तो ये आप लोग ये अपने माइंड में अच्छी तरह से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रख लीजिए सो दैट कि हम वो जल्दी से उसको रिव्यू करें और वो टाइमली खत्म हो जाए, ठीक है। द वॉक अलोंग थ्योरी ऑफ रिट्रैक्शन और रैचिड थ्योरी ऑफ रिट्रैक्शन। The actin filament become activated by calcium, ठीक है ना, calcium release by actin पे आ गया। Then the head of the myosin filament attaches to an active site. This attachment simultaneously causes profound changes in the intermolecular forces between the head and the arm of its cross bridge, ठीक है। वहाँ पर एक तो जाके वो अटैचमेंट भी होती है, दूसरे ये कि जो मायोसिन है उसके अंदर जो हेड और उसके आर्म के दरमियान जो हिंजेस है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट होनी होती है, हिंजेस नहीं करनी है। हेड टिल्ट्स टुवर्ड्स द आर्म, हेड जो है ना वो आर्म की तरफ टिल्ट कर जाता है। दिस टिल्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक। जो हेड ऑफ द टिल्ट ऑफ द हेड है टुवर्ड्स द आर्म इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। Energy for the power stroke comes from ATP. Immediately after tilting, the head automatically breaks away from the active side. ज़ाहिर जो tilt करेगा तो वो उससे detach हो जाता है from the active side. Next the head returns, फिर वो एकदम से टक करके जो है ना वो सीधा हो जाता है. And next the head returns to its extended direction. Extended direction ये देखिए, ये इसमें previous diagram में ये देखिए, जब वो ये मूव कर रहा है और जब एक्सटेंडेड डायरेक्शन होती है तो ये दोबारा स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द पावर स्ट्रोक। Next, the head returns with extended position. In this position, it combines with a new active site further down along the actin filament.
हेड टिल्ट्स अगेन टू कॉज अ न्यू पावर स्ट्रोक एंड द एक्टिन फिलामेंट मूव्स अनदर स्टेप। ठीक है, जैसे जैसे हर नई साइड पे वो मूव करके उसको खींच के लेके जाता है। जब ये आर्म की तरफ टिल्ट होता है तो साथ ही एक्टिव साइड का भी टुवर्ड सेंटर ले जाता है, और फिर जब एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो उससे डिटैच होता है और स्ट्रेट होकर नई एक्टिव साइड पे लग जाता है। एंड द अदर प्रोसेस, दिस प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ अगेन, जिसकी वजह से एक्टिन आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड होकर टुवर्ड्स सेंटर आ जाता है। हेड्स ऑफ द क्रॉस ब्रिज इज बेंड बैक एंड फोर्थ एंड स्टेप बाय स्टेप वॉक अलोंग द एक्टिन फिलामेंट। यानी ये जो हेड का जो वॉक है अलोंग द एक्टिन फिलामेंट, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड वॉक अलोंग थ्योरी, pulling the ends of the two successive actin filaments towards the center of the myosin filament. अब एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कंट्रैक्शन। इसमें जो केमिकल इवेंट्स इन द मोशन ऑफ द माइसिन हेड कहते हैं। अब ये देखिए, इसमें सारा बताएगा कि माइसिन हेड के ऊपर क्या है, क्योंकि वहीं पर ही एटीपीएस पड़ा हुआ है। ठीक है, बिफोर कंट्रैक्शन बिगिंस द हेड्स ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस बाइंड विद एटीपी। ठीक है, अभी जब कंट्रैक्शन शुरू नहीं है तो हेड जो है ना वो एटीपी के साथ अटैच है। द एटीपीएस एक्टिविटी ऑफ द माइसिन हेड इमीडिएटली क्लीव्स द एटीपी बट लीव्स द क्लीवेज प्रोडक्ट एडीपी प्लस फॉस्फेट आयंस बाउंड टू द हेड। क्या होता है, जैसे एटीपी आके लगता है, जो एटीपीएस पड़ा हुआ है वो उसको स्प्लिट कर देता है इनटू द एडीपी और फॉस्फेट, लेकिन वो उसको उसके साथ अटैच ही रखता है जब तक कि कंट्रैक्शन शुरू नहीं होती। In this state, the conformation of the head is such that it extends perpendicularly towards the actin filament, but is not yet attached to the actin. जब तक ये स्टिमुलस नहीं आएगा उसमें अटैच नहीं होना, और ये एक एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है हेड। But the troponin tropomyosin complex binds with the calcium ion. Active sites on the actin filament are uncovered and the myosin heads then bind. जब एक्टिव साइट अनकवर होगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स जो है ना कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होने के बाद एक्टिव साइट को अनकवर करेगा, उस वक्त ही माइसिन हेड ने जाके अटैच होना है विद द, अदरवाइज वो अपनी जो स्ट्रेटन पोजीशन है उसी में ही रहता है उसका हेड। ठीक है, once the head of the cross bridge tilts, this allows the release of the ADP and the phosphatine and that were previously attached to the head. At the site of the release of ADP, a new molecule of ATP binds. जब वहाँ से ADP रिलीज हो जाता है वहाँ पे एक नया ATP आके लग जाता है। This binding of new ATP causes the detachment of the head from the actin. जब एटीपी या फॉस्फेट रिलीज हुआ, उसने एनर्जी प्रोवाइड की, हेड जो है ना वो मूव किया है टुवर्ड्स द आर्म, उसको एनर्जी को यूज करके। तो जब वो मूव किया है तो जहाँ पे से एटीपी रिलीज हो गया है वो साइड वहाँ पे आके एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल लग गया। इसलिए नया एटीपी के मॉलिक्यूल के लगने से जो माइसिन है फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से डिटैच हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द एक्टिन। After the head is detached from the actin, a new molecule of ATP is cleaved to begin the new cycle, leading to a new power stroke. ठीक है, जैसे एक नया आके एटीपी लगा, उसने भी दोबारा जो वहाँ पे एटीपीएस पड़ा हुआ है हेड के ऊपर, उसने भी उसको भी क्लीव कर देना, एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देना। दिस प्रोसेस proceeds again and again until the actin filament pulls the Z membrane up against the ends of the myosin filaments. ठीक है, दिस द होल प्रोसेस ऑफ इट। रेस्टिंग में आप देखिए कि ये वो स्ट्रेट पोजीशन में है, एडीपी और फॉस्फेट के साथ अटैच हुआ है क्रॉस ब्रिज के ऊपर। ठीक है, माइसिन हेड अभी तक अटैच नहीं हुआ। उसके बाद जब जो है ना उसका एक्टिव साइट ओपन हो गया है एक्टिन का, तो वो उसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, P1 इज रिलीज, जो है फॉस्फेट एक रिलीज हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो है एनर्जी रिलीज हुई है और कंफर्मेशन चेंजेस भी आई हैं इन द माइसिन फिलामेंट्स। उसके अलावा पावर स्ट्रोक कॉजेज द फिलामेंट्स टू एड इन द एडीपी एंड द रिलीज। ठीक है, इससे जो है ना वो बेंडिंग हुई है और दोबारा से एडीपी वहाँ से रिलीज हो गया, फॉस्फेट रिलीज हो गया है और वहाँ पर आके नया एटीपी दोबारा आके लग गया इन द नेक्स्ट स्टेप और वो डिटैच हो गया है। एंड दिस अगेंस्ट टू इट्स प्राइमरी पोजीशन टू द स्ट्रेट एंड अगेन न्यू साइकिल गोज। अब चेंजेस जो है ना वो क्या क्या होती है, पूरी कंट्रैक्शन होगी तो मसल में क्या चेंज आया। एक तो शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, जो यूनिट है मसल फाइबर का सार्कोमियर, वो शॉर्टन हो गया। दोनों जी डिस्क जो है ना वो एक दूसरे के क्लोज आ गई हैं। जब जी डिस्क क्लोज आती है तो नीचे जो बीच में जो लाइटर जोन है एच जोन का वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि सारी फिलामेंट्स एक दूसरे को कवर करके ईच ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप ईच अदर। आई बैंड भी कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। ए बैंड रिमेन्स अनशेप्ड क्योंकि वो पहले डार्क था ऑलरेडी। साइज ऑफ द एक्टिन द माइसिन फिलामेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। वो सिर्फ स्लाइड करते हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन उनका साइज जो है ना दे रिमेन द सेम। ठीक है, ये डिफरेंट चेंजेस हैं दैट अकर ड्यूरिंग द फोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, दिस इज इट अगेन। नाउ अनदर कंडीशन इज कॉल्ड द राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस इज अ कंडीशन कि जिसके अंदर
जो कि आफ्टर डेथ जो चेंज आते हैं मसल्स में, गॉड फॉरबिड अगर किसी की डेथ हो, आप देखिए कुछ देर के बाद वो बॉडी जो होती है ना स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, मसल जो होते हैं ना स्पैज़मिक गए होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द राइगर मोड. Several hours after death, all the muscles of the body go into a state of contraction called the rigor mortis. The muscles contract and become rigid without action potential. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल नहीं आ रहा होता लेकिन वो वैसे रिजिड हो जाते हैं. अब इसकी रीजन क्या है? दिस रिजिडिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ ऑल द एटीपी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द सेपरेशन ऑफ द क्रॉस ब्रीचेस फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन प्रोसेस. ठीक है ना, हमने देखा ना कि जैसी कंट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे जब एटीपी और फॉस्फेट निकलता है तो नया एटीपी आके लग जाता है माइसिन के ऊपर, जिससे माइसिन जो है ना वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द एक्टिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, लेकिन चूंकि अब एटीपी तो बन ही नहीं रहा है बॉडी में, ठीक है, सारा एटीपी यूज हो गया है, तो जो एक्टिन के एक्टिव साइट के ऊपर जो माइसिन अटैच हुआ है दैट रिमेन्स अटैच देयर, वो वहीं पर ही रहता है, उससे डिटैच नहीं होता. द मसल और मसल जो है ना वो एक कंट्रैक्टेड फेज में रहता है. द मसल रिमेन्स इन द राइगर until the muscle protein deteriorates about 50 to 24 hours. जहाँ यहाँ तक कि जब तक वो जो मसल प्रोटीन है उसकी डिटेरियोरेशन नहीं होना शुरू, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो मसल जो होता है ना उसकी डिटेरियोरेशन या डैमेजेस शुरू हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है 15 to 24 hours later, which presumably results from the autolysis caused by enzymes released from lysosomes. So lysosomes जो होते हैं ना उनसे enzymes रिलीज होते हैं जो कि उन प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं. सो नो मोर प्रोटीन्स आर अवेलेबल फॉर इट. तो ये मसल स्पैज़म जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, जो प्रोटीन का डिटेरियोरेशन या उसके लाइसिस ऑफ द प्रोटीन होना शुरू हो जाती है. ऑल दीज इवेंट्स अकर मोर रैपिडली एट अ हाई टेम्परेचर. ठीक है, आफ्टर डेथ respiration ceases. ज़हर respiration नहीं होती. depleting the source of oxygen used in making of adenosine triphosphate. ज़हर एटीपी बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती आफ्टर डेथ तो एटीपी नहीं बनती, जो ऑलरेडी एटीपी है वो यूज हो गई है. ठीक है, एटीपी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द सेपरेशन ऑफ द एक्टिन माइसिन क्रॉस ब्रिजेस ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल. When oxygen is no longer present, the body may continue to produce ATP via anaerobic glycolysis, and when the glycogen is depleted, the ATP concentration diminishes. The body enters the rigor mortis as it is unable to break those. ठीक है, there must be a breakdown of the muscle tissue by enzymes endogenous of bacteria during decomposition. Due to decomposition, the myosin heads are degraded by the enzyme allowing the muscle. होता क्या है कि वो उसका सारा ही सीक्वेंस बता रहा है कि डेथ के बाद चूंकि रेस्पिरेशन हुई थी, ऑक्सीजन अवेलेबल हुई थी, एटीपी नहीं बन रहा था, जो एटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है वो कोई यूज हो गया हुआ. सो एक्टिन और मायोसिन जो अटैचमेंट हुई हुई है वो डिटैच नहीं होते और वो उसमें ही रहते हैं विद इन द कंट्रैक्टेड स्टेट. अब कुछ जो है ना एनर्जी आती है थ्रू द ग्लाइकोलिसिस ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोर्ड, लेकिन फिर ये भी ग्लाइकोलिसिस है जिसकी एटीपी है वो भी यूज हो जाती है और एटीपी कंसंट्रेशन है वो डिमिनिश हो जाती है विद इन द बॉडी. ठीक है, और उसके बाद जो है ना नो मोर एटीपी इज अवेलेबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द हेड फ्रॉम द एक्टिन साइड. और उसके बाद मसल टिश्यू को भी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो उसमें भी एक तो ब्रेक डाउन ऑफ द मसल शुरू हो जाता है, दूसरे जो एंजाइम रिलीज होते हैं लाइसोसोम से वो भी मसल ब्रेक डाउन कर रहे थे, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहे थे. दूसरा जो डिकम्पोजिशन से जो डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह है वो भी जाके डिकम्पोज कर रहे होते हैं उन मसल्स को. सो डिकम्पोजिशन की वजह से जो माइसिन हेड जो है ना वो भी डिग्रेडेड हो जाता है और बाय एंजाइम्स भी डिग्रेड हो जाता है, तो अलाइंग द मसल कंट्रैक्शन टू रिलीज. और उसके बाद जो है ना बॉडी आफ्टर 15 to 24 आवर्स वो बॉडी जो है ना वो दोबारा रिलैक्स हो जाए. ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस. राइगर मोर्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो है ना छोटे से स्नैरियो के साथ द बॉडी जो है ना द पर्सन डाइड a few hours after the body becomes contracted and rigid. What is the process called? उसको क्या कहते हैं? What is the pathophysiology behind this process? ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको सिनेरियो बना के इस तरह दिया जा सकता है राइगर मोर्टिस पे, और राइगर मोर्टिस पे एग्जैक्टली स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, सो इसी तरह ही होती सारी वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा उसको एक स्टोरी के साथ बता दिया जाता है. सो स्मार्टली ज़रा आप उसको देखा करें, पढ़ा करें, तो फिर आपको समझ आ जाएगी. अब एनर्जेट होता है कि मसल कंट्रैक्शन में सारा द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कंट्रैक्शन इज एटीपी. जो एटीपी किस किस के लिए यूज हो रही है? वॉकल मैकेनिज्म के लिए, pumping of the calcium ion from the sarcoplasm into the sarcoplasmic reticulum, and for pumping of the sodium and the potassium ions through the muscle fiber. इन सारे प्रोसेस के लिए एटीपी इस्तेमाल होती है. 4 millimoles of ATP is sufficient for the contraction for 1 to 2 seconds. 1 to 2 seconds की contraction के लिए 4 millimoles of ATP sufficient होती है. ATP जो है स्प्लिट हो जाती है ADP में और by dephosphorylation, और ADP दोबारा फॉस्फोरिलेट होकर ATP बना देती है.
सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन आता है ग्लाइकोलिसिस से। जो ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं बॉडी में और मसल फाइबर्स में और लिवर में भी होते हैं, तो उसकी जो है ना ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोलिसिस से, और इट कैन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर टू फॉर्म द एटीपी, और 2.5 टाइम्स से काफ़ी ज़्यादा एटीपी बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कंट्रैक्शन आता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से। तो जो भी हमने फूड प्रोडक्ट्स है जो हमने खाए हैं, जिसके एंड प्रोडक्ट्स हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह, उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी यूज होती है फॉर द मसल कंट्रैक्शन। सो तीन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एटीपी, ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी आती है। फिर आ जाती है दो टाइप की कंट्रैक्शन होती है, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक होती है कि जिसमें आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ, ये वो कंट्रैक्शन जिसमें के लेंथ तो सेम रहती है लेकिन जो टेंशन होती है विद इन द मसल फाइबर वो इंक्रीज कर जाती है। आइसोटोनिक होती है कि जिसमें टोन ऑफ द मसल, टेंशन तो नहीं बढ़ती है उसमें, लेकिन साइज ऑफ द मसल फाइबर जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शन। अब टाइप ऑफ मसल फाइबर्स दो टाइप्स के मेनली होते हैं, स्लो फाइबर्स होते हैं और फास्ट फाइबर्स होते हैं। स्लो और टाइप 1 फाइबर्स इनको रेड मसल्स भी कहते हैं। ये स्मॉलर फाइबर्स होते हैं और स्मॉलर नर्व फाइबर्स जो होते हैं इसको इनरवेट की यानी स्मॉलर नर्व फाइबर्स की नर्व सप्लाई होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्लड जो है ना सप्लाई होती है इसकी, और इसमें मायोग्लोबिन भी मौजूद है जिसकी वजह से रेड कलर होता है, इसलिए हम इनको रेड मसल्स कहते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है और हाई एनर्जी कंटेंट होता है इसके अंदर, स्लो फाइबर्स में। दूसरे जो होते हैं वो फास्ट फाइबर्स होते हैं। तो टाइप 2 के होते हैं उनको वाइट मसल्स कहते हैं हम। ये लार्जर फाइबर्स होते हैं और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इसमें ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स भी ज़्यादा होते हैं, ब्लड सप्लाई कम होती है, मायोग्लोबिन कम होता है जिसकी वजह से ये वाइट मसल्स होते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं। ठीक है, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल फाइबर, स्लो एंड द फास्ट। फिर आ जाता है समेशन। समेशन क्या होती है, तो मसल कंट्रैक्शन अकर हो रही है वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे मसल कंट्रैक्शन हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। उसमें होता क्या है, ऑलरेडी कंट्रैक्टेड मसल के ऊपर दूसरी कंट्रैक्शन आ गई है, दे सबमेट ईच अदर, वो ऐड अप करती है सारी कंट्रैक्शन एक दूसरे को। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द टोटल मसल जो है ना वो बहुत इंक्रीज करती चली जाती है। बट अगर जो फ्रीक्वेंसी है इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाए तो वो एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन आ जाती है मसल्स की, जिसमें के बीच में रिलैक्सेशन फेज कोई नहीं होती, और उसको हम कहते हैं टेटनाइजेशन। तो समेशन और टेटनाइजेशन, इसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं, आपको इन दोनों का डिफरेंस पता है। समेशन यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है, वो एक दूसरे को कंट्रैक्शन एक दूसरे को ओवरलैप करती है और एक पावरफुल एक कंट्रैक्टिव फेज में आ जाता है मसल। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये कंट्रैक्शन इतना ज़्यादा ओवरलैप करती हैं कि जो मसल है वो दैट रिमेन्स इन अ कंट्रैक्टेड मसल से कंट्रैक्टेड स्टेट में चला जाता है, और इसको हम कहते हैं टेटनाइजेशन ऑफ द मसल। ये देखिए इसमें तो शुरू में ये रेट ऑफ स्टिमुलेशन इंक्रीज करती जा रही है, फर्दर आगे इतना ज़्यादा इंक्रीज की है कि वो एक कंटिन्यूस जो है ना, बजाय इसके किस तरह कंट्रैक्शन आ रही हो, वो एक कंटिन्यूस लाइन बनती चली जाती है और वो एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन आ जाती है, और इसको हम कहते हैं स्टेज को टेटनाइजेशन। ठीक है, इसमें दोनों का आप फर्क देख सकते हैं, शुरू का पोर्शन है दैट इज समेशन और एंड का जो है दैट इज टेटनाइजेशन। फिर स्टेयर केस इफेक्ट और ट्रैपी। जब एंड द मसल, अगर मसल काफ़ी देर तक रिलैक्स हो और उसके बाद फिर सडनली उसमें कंट्रैक्शन स्टार्ट हो फॉर 15 टू 20 ट्विचेस, शुरू के जो है वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, और उसके बाद जो है ना उसकी स्ट्रेंथ जो है ना सक्सेसिवली इंक्रीज करी जाती है विद इन द फर्दर मसल कंट्रैक्शंस। ठीक है, और फिर वो एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके एक कांस्टेंट उसमें एक आ जाती है जिसको हम कहते हैं प्लेचिंग। एक कंडीशन होती है मसल फटीग, एक प्रोलॉन्ग्ड एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ द मसल लीड्स टू द मसल। अगर एक प्रोलॉन्ग्ड और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ मसल हो तो समटाइम्स एटीपी जो है ना वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, या कैल्शियम अवेलेबिलिटी नहीं होती तो मसल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उस हम या उसकी लेस पावरफुल मसल कंट्रैक्शन होती है, उसको हम कह देते हैं मसल फटीग। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ मसल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अनदर सोर्स ऑफ एटीपी, तो जब वो भी डिप्लीट हो जाता है तो फिर मसल फटीग कर जाता है। पहले तो जो एटीपी वैसे बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उससे होती है, अगर वो भी खत्म हो जाए और ग्लाइकोजन स्टोर भी खत्म हो रहा है और मसल कंट्रैक्ट ना कर सके, उस स्टेज को हम कह देते हैं मसल फटीग। स्टेयर केस इफेक्ट होता है कि जब बहुत अर्सा जो है ना वो मसल कंट्रैक्ट नहीं किया है, यूज में नहीं रहा, तो उसके बाद जब इंक्रीज उसको स्टिमुलस जाता है तो शुरू की कंट्रैक्शन जो होती है ना वो दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग,
बट सक्सेसिवली मोर कैल्शियम इज अवेलेबल देयर और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन जो है ना वो इंक्रीज करती चली जाती है। इसको हम स्टेयर के जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्टेयरकेस इफेक्ट और ट्रेपी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो ये है कि इसको एक दफ़ा भी आप काइंडली पढ़ लेना, ताकि ये है कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जल्दी से वो सारा हम कर लें। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है कि टाइप ऑफ मसल क्या होते हैं, स्केलेटल मसल क्या होता है, इसमें कौन कौन से पोर्शन है स्केलेटल मसल के, थिक थिन फिलामेंट एक्टिन और थिक मायोसिन फिलामेंट्स है, ए और आई बैंड्स हैं, और आई बैंड लाइटर बैंड है, ए बैंड जो है डार्कर बैंड है, जी डिस्क दोनों साइड पर है, दरमियान में जहाँ पर लाइटर जोन है ए बैंड के, दैट इज कॉल्ड एज जोन, उसके दरमियान में एम लाइन होती है जो कि एम प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद जो है ना जो साइड्स पे माइसिन के साइड्स पे जो है ना वो आर्म और हेड निकल रहा होता है, जिसको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते थे। सार्कोमेर यूनिट है ऑफ द मसल कंट्रैक्शन। उसके बाद आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आ जाती हैं, कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन्स होती हैं, सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, स्पेशल प्रोटीन्स जो होती है स्केलेटल मसल में मायोग्लोबिन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। इसमें मायोग्लोबिन आ जाता है जिसमें हीम प्रोटीन पड़ा होता है, और वो जो है ना ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल कंट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में माइसिन आती है, एक्टिन आती है, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन और एफिप्रोटीन आ जाती है। टाइटिन जो है ना वो बीच में स्प्रिंग लाइक प्रोटीन्स होती हैं जो कि फ्लोट कर रही हैं, जो सारे स्ट्रक्चर्स को अपनी जगह पर। माइसिन जो है ना वो थिक बनाता है हेड, वो डबल हेलिक्स बनाता है और एंड पे जाकर वो हेड बना देते हैं लाइटर चेन से, हैवी चेन से इसके जो है ना वो बनता है, इसका आर्म एंड द बॉडी बनता है और या टेल बनता है, और जो लाइटर है चेन्स है उनसे इसके हेड बनता है। हेड जो है ना वो पावर स्ट्रोक करना है जो कि उसके क्रॉस ब्रिजेस के जरिए होता है। ठीक है, ये जो है ना एक्टिन जो है फिर एक्टिन रहता है इसके जो है एक तो एफ स्ट्रैंड्स होते हैं, वो दे आर बाउंड टुगेदर एफेक्टिन प्रोटीन के, और दूसरे ट्रोपोमाइसिन होते हैं वो भी इसके बाइंड अराउंड होते हैं। ट्रोपोमाइसिन जो है ना उसने एफेक्टिन को कवर किया, एक्टिव साइट ऑफ द बाइंडिंग प्रोटीन्स को कवर किया होता है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो कि एक्टिव साइट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, और कंट्रैक्शन नहीं होने दे रहे होते हैं। एफ एक्टिन जो है ना स्ट्रैंड जो है ना वो जी एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं जिसके ऊपर एक्टिव साइट्स भी होती हैं। ठीक है, ट्रोपोनिन 3 टाइप्स की होती है, टी ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी जो है ना वो कैल्शियम के साथ अटैच होती है। एक्टिनिन जो है ना वो ट्रोपोनिन को एक्टिन को जी डिस्क से अटैच करती है। टाइटिन जो है ना जी डिस्क को एम लाइन से अटैच करती है, एम प्रोटीन एम लाइन बनाती है। ठीक है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ना उसमें टीटीबी और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम है, इसमें कैल्शियम स्टोर होता है और वो ही जो है ना अटैच होता है। ट्रायड जो है ना अगर उसको लॉन्गिट्यूडल सेक्शन लें तो दो टीटीब्यूल्स लॉन्गिट्यूडल के दरमियान में एक सिस्टर्नी होती है जो कि डायलेटेड एंड ऑफ द टर्मिनल ट्यूब्यूल्स होता है, उसको हम ट्रायड कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म डिपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम रिलीज होती है, कैल्शियम इंक्रीज होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ पे ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच होती है, कन्फर्मेशन चेंज होती है उसमें, एंड दिस इज द होल प्रोसेस गोस अगेन एंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म आ जाता है, हमने इसको देख लिया। स्लाइड करते हैं और साइज किस तरह रिड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी वोकलम थियरी आ जाती है जिसमें पावर स्ट्रोक का सारा काम है। ठीक है, उसके बाद आता है जो एटीपीएस जो है ना वो कैसे उसको क्लीव करता है एटीपी मॉलिक्यूल को और हेड की अटैचमेंट डिटैचमेंट करवाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद आ जाता है जो चेंजेस है कि एड क्या है रिजल्ट के, सारा जी लाइन्स कम हो जाती है, साइज डिक्रीज होता है, एक जोन कम हो जाता है, ये सारी है हमने पढ़ लिया। राइगर मोटिस पढ़ लिया, किसी क्या रीजन होती है क्या। फिर एनर्जी सोर्सेज 3 होते हैं, एटीपी होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, एक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कंट्रैक्शंस क्या होती है, स्लो फाइबर और फास्ट फाइबर्स होते हैं मसल टाइप के, स्लो जो होते हैं रेड होते हैं, फास्ट होते हैं व्हाइट फाइबर्स। सबमिशन जो होती है ना एड अप कंट्रैक्टेड कंट्रैक्शंस होती हैं उनको सबमिशन कहते हैं, और जब वो मुकम्मल एक डिफरेंट कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन में चले जाते हैं उसको हम टेटनाइजेशन कर देते हैं। फिर आ जाता है स्टेयर केस इफेक्ट होता है कि वो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो वो एज वी स्टेप अप द स्टेयर ऑन द स्टेयर्स उसी तरह ही वो इंक्रीज करता जाता है स्ट्रेंथ, और उसको हम स्टेयर केस इफेक्ट कहते हैं। मसल फटीग होता है अगर बहुत ज़्यादा देर तक मसल कंट्रैक्ट करते रहें तो एटीपी भी यूज होता है। फिर ग्लाइकोलिसिस जो ग्लाइकोजन स्टोर जो है ना आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस वो भी जो है ना डिप्लीट हो गए हैं और वो ख़त्म हो गए हैं, तो उसके बाद नो मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द मसल टू कंट्रैक्ट। उस वक्त मसल कंट्रैक्ट नहीं करते, उसको हम कहते हैं मसल फटीग। So this is all about today's lecture. I hope you have understood. So I'll see you at 1 o'clock. So we'll have another session. Okay.
Do you have any question? Is it okay? What? नो, ओके, इसको पढ़ लेना ज़रा प्लीज़, ठीक है? ताकि जो है ना अगला अगला जो हम सेशन है ना वो फटाफट कर लें। उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। अगर आप लोग ये अच्छी तरह देख लोगे, सो विल हैव अ गुड सेशन जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।